बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। और हमारा जो इस वक्त टॉपिक है, और बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त इंटरेस्ट है और सबका और होना भी चाहिए, वो बजट है। तो हम बजट में ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं एक बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो हम आपसे वीडियो शेयर कर रहे होते हैं अपने पर्टिकुलरली क्लाइंट्स के साथ और उन लोगों के साथ जो हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं चीज़ें की, और वैसे भी जनरल लोगों के लिए भी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकें आसान अल्फाज में। और अब जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हैं। वो इस तरह नहीं है कि आदमी सिर्फ आइसोलेशन में कोई काम करे, उसको पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। यानी मेरा कहना ये है कि जो जियो पॉलिटिक्स है, या जो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है, वो एक्चुअली पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू और कलेक्ट करते हुए इंशाल्लाह चीज़ों को हम पर्टिकुलर आज फिगर्स को भी चाहेंगे कि डिस्कस करें और उनको भी देखें कि इस वक्त क्या पोजीशन है। तो मैंने वो पॉइंटर्स में बनाता हूँ ताकि बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि जो बजट है या जो भी फाइनेंस वगैरह के टूल्स वो इनहेरिटेडली थोड़े से बोरिंग होते हैं अगर जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है फिगर के साथ, बट वो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं कुछ और सर्विस सेक्टर में, तो उनको पता तो होनी चाहिए चीज़ें। तो उनके लिए इन पर्टिकुलर क्या चीज़ें हो सकती हैं कि उनको बात भी हम कन्वे कर दें और उनके लिए वो पोटेंशियली बोरिंग भी ना हो। ऐसा ना हो कि वो उसको समझ ना पा रहे हो। तो अच्छा, पहली बात ये कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वो लिटरली पाकिस्तान इज़ स्ट्रगलिंग फॉर। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, फ्रजाइल इकॉनमी है काफ़ी इस वक्त, $350 बिलियन की। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वाकई स्ट्रगल कर रहा है, और आप मीडिया में भी देख रहे होंगे कि क्या एफर्ट्स कर रहे हैं इसको ट्रैक पे लाने की। तो न्यू एवेन्यूज़ भी ऑप्शन देख रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो लोन्स के लिए भी मल्टीलैटरल अलायंस के साथ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोशिश कर रहा है उनको इंगेज करने की। और चूँकि पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है एक क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू, इसलिए पाकिस्तान को लोन लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल ये कि अगर वर्स्ट कम वर्स्ट हुआ तो जो हम एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान फिर अपने फॉरेन रिजर्व्स में से लोन देगा, लेकिन लोन तो बहरहाल देना है, वो बड़ा एडवर्स हो जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन और लेवल मार्केट है हमारी, वो भी हमें प्रेस कर रही है कि जो हमने पॉलिसी रेट अपना 22% पे रख दिया है, इसको ज़्यादा अरसा नहीं रख सकेंगे, क्योंकि दिस विल एंड अप इन रिसेशन। तो इसकी वजह से जो हमारा जो डेट अफोर्डेबिलिटी है वो भी इम्पेक्ट हो रही है पाकिस्तान की इतने हाई उस पे, लेकिन इसको एकदम से नीचे भी नहीं ला सकते। अब ये कहते हैं, अब ये कहना ये है कि इन्फ्लेशन जो है 15% पर आ गया और ग्रोथ रेट 2% है हमारा, तो अब जो है इसको रेट को इन्फ्लेशन जो हमारा इंटरेस्ट रेट है इसको कम करके 18 पे ले आए, 15 पे ले आए, 17 पे ले आए। लेकिन एकदम से लाएंगे तो एकदम से डॉलर की रेट बढ़ने का, और फिर एकदम से जो फॉरेन हमारा करेंसी है उसके ऐसा ना हो कि उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो लिफ्ट हो जाए। तो इसलिए भी थोड़ा सा इसको देखते हुए करना होगा, एकदम से अब्रप्टली भी इसको नीचे नहीं ला सकते। तो उसके ऊपर भी बहरहाल एक कंट्रोल रखा हुआ है, और स्मगलिंग के ऊपर भी काफ़ी बेहतरी हुई है, और कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं डेफिनेटली। तो खैर एनीवे, ये तो एक जर्नल सी बात थी। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मैं इंडिया से कंपेयर कर रहा था, तो जो इंडिया हमसे एक दिन के बाद आज़ाद हुआ, तो अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी देखें और हमारा जो परचेज पावर पैरिटी देखें और इंडिया से कंपेयर करें, तो हमारा जो इस वक्त इकॉनमी है वो तकरीबन $350 बिलियन की है, और जो हमारा परचेज प्राइस पैरिटी है वो $1.5 ट्रिलियन का, और इंडिया का कंपैरेटिवली जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन की है, और उनका जो परचेज पावर पैरिटी है जो वो 13.5 ट्रिलियन का है। लेकिन बहरहाल इंडिया हमसे काफ़ी बड़ी इकॉनमी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये देख रहा था कि जो एक शायद आप लोग वाकिफ़ हैं या नहीं, ब्रिस्क, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक अलायंस किया, और अब पाकिस्तान भी इसके मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरान कौन ये कि टर्की, क्योंकि टर्की तो नेटो उसमें आता है,
यूरोपियन उसमें आता है, वो इस एशियन अलायंस के साथ मिलना चाह रहा है। एक्चुअली ये प्योरली एशियन तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि साउथ अफ्रीका है, बट मेनली एशियन ही है, क्योंकि इसके अंदर रशिया, चाइना, इंडिया वगैरह है। तो इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्यों है वो उस तरफ आता हूँ, क्योंकि जो ब्रिस्क है वो लोन देता है। तो इस दफ़ा जो इनका लोन है, लास्ट मीटिंग इनकी अगस्त में हुई थी, एनुअल मीटिंग होती है, वो एक्सपेक्टेड है जुलाई या अगस्त में दोबारा जो होगी। ये इस दफ़ा जो इनका 2024 का टारगेट इन्होंने दिया है, मैं वो देख रहा था कि जो ये देते हैं एक बैंक के थ्रू, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और उसको ब्रिज डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं वैसे। तो $5 बिलियन जो है ये लोन देगा 2024 में। तो पाकिस्तान के लिए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बात होगी अगर पाकिस्तान इसका मेंबर बनता है तो। और प्लस जो दूसरी अहम बात ये है कि ये जो लोन देते हैं वो इसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि IMF के जो लोन्स होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। ये सबको पता है कि IMF जो लोन देता है उसमें एक बात होती है कि वो उस लोन से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अगर इस तरह के लोन्स मिलें तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और जो डेटा कंपाइल कर रहे होते हैं उसकी, उसमें मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का GDP है 1987 में वो था 54.17 बिलियन, और बहरहाल अब जो है वो 374.75 बिलियन तक चला गया। और GDP जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था, रियल GDP डोमेस्टिक, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो 2019 में वो था 3%, 2020 में चूंकि कोविड वगैरह था तो 0.9 नेगेटिव उसमें था, फिर 2021 में एकदम शूट किया 5.7 पे गया, और 2022 में तो 6.17% था। 2023 में वो गिर के -0.17% है, और 2024 में हमारी प्रोजेक्शन 2% की है। लेकिन 2024 तो मैं देख रहा था, लेकिन जो आगे की प्रोजेक्ट 2029 तक की है वो भी 5% पे है। तो ये थोड़ा सा एक मुझे ये फील हुआ कि इसको बेहतर होना चाहिए, 5% तो कम है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी मैं देख रहा था कि जो सेक्टर वाइज जो अब एम्प्लॉयमेंट है, तो पहले तो ये था कि जी जो हमारा, हम कहते हैं एग्रीकल्चर है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उधर एब्जॉर्ब होती थी। बट जो इस वक्त करंट सिचुएशन 2023 की है वो ये है कि 37.5% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और 37.2% सर्विस सेक्टर से, और बाकी जो लोग हैं वो इंडस्ट्री की साइड के साथ हैं, वो है 25.1%। तो ये एक थोड़ा सा मुझे शिफ्ट लगा कि ये इस तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको एक्सट्रापोलेट फर्दर करेंगे तो प्रॉब्ली फ्यूचर में एग्रीकल्चर के साथ लोग इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, जो अब मेरे लिए बड़ा जो क्रिटिकल है, बल्कि मेरा ख्याल है नेशनल लेवल पे इसको होना चाहिए कंसर्न, जो यंग लोग हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। 2004 में ये थे 0.9%, और अब जनाब ये हो गए हैं 9.69, ऑलमोस्ट 10% 2023 में। ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि यंग लोगों को अगर हम एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट ना कर पाए और उनको सही ट्रैक पर नहीं लगा पाए, तो ये जो लॉस होगा ये नस्लों का, और मतलब ये आगे तक जाएगा इसका इम्पैक्ट। तो गवर्नमेंट को इस तरफ संजीदगी से इस बजट में भी सोचना चाहिए कि यंग लोगों के लिए कैसे जनरेट की जाए एम्प्लॉयमेंट, और उनके लिए किस तरह से इकोनॉमी को मूव कराया जाए। अच्छा जी, अब हम बजट में आते हैं। बजट में अगर हम पहले देखें, जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है मैं उसको कवर करता हूँ पहले। बजट हमारा इस वक्त जो प्लान हो रहा है वो हो रहा है $295 पे, एक्सचेंज रेट $295। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा कोई $9,600 बिलियन का आएगा। जाहिर है कि करेंसी इम्पैक्ट जो होता है वो तो इम्पोर्टेंट होता है। और पाकिस्तान का जो टोटल बजट प्लान हो रहा है वो 18 ट्रिलियन के ऊपर हो रहा है, यानी कि 18,000 बिलियन रुपए पे हो रहा है, जो कि एक ह्यूज है। पिछली दफ़ा था बहरहाल 14,000 समथिंग। तो अब ये जो जंप आया और जो एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, फेडरल बोर्ड के ऊपर जो टैक्सेस उनसे कहा जा रहा है कि आप कलेक्ट करें, वो हैं 12,900 अरब रुपए, यानी कि इसके अंदर $1,500 बिलियन तो चले, 1,500 बिलियन रुपए तो नए टैक्सेस से आएंगे, और बाकी जो उन्हीं पिछले जो इनपुट्स हैं, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कहाँ कहाँ से FBI कलेक्ट करता है और कौन कौन से मेजर एवेन्यूज़ हैं और क्या है,
वो मैं लास्ट वीडियो आप प्लीज़ जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा। तो 1500 नए ऐसे इनको एवेन्यूज़ निकालना पड़ेंगे जहाँ से 1500 बिलियन रुपए मज़ीद जमा कर सकें ताकि ये टारगेट 12,900 अरब रुपए का हो सके। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी जो हमारा करंट टारगेट है वो पूरा उसमें 200 बिलियन की शॉर्टफॉल रहेगी और विल एंड अप अराउंड 9,200 बिलियन, जो कि 200 बिलियन डॉलर शॉर्ट रहेगा। और एकदम से फिर ये 3600 का जो जंप है 40% का, ये बड़ा एडवेंचरस किस्म का टारगेट हो रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड है। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो जो पाकिस्तान को देनी है वो 9,700 बिलियन की देनी है। ह्यूज ह्यूज अमाउंट। जो टैक्स कलेक्शन टारगेट जैसे भी डिस्कस किया मैंने कि 2024-25 का 12,900 बिलियन रुपए का है, जो कि 40% हाई है। तो जो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड इनकम है ये सजेस्टेड है कि 9 लाख रुपए की एग्जेम्प्टेड इनकम हो, और जो सैलरी की इनकम है उसको और बिजनेस इनकम को बराबर कर दी जाए और उसको कहा जाए कि एक इंडिविजुअल की इनकम है, और टैक्स स्लैब्स को कम कर दिया जाए। ऑलरेडी कम किया था, पहले मजीद कम किया जाए और अब 4 स्लैब्स बना दिए हैं आइडियली। विद होल्डिंग टैक्स को भी चेंज करने जा रहे हैं, उसके रेट्स को भी, और ये भी शुनीद है कि उसको शायद मिनिमम टैक्स में लाने की बात हो रही है। इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस के अंदर चेंज आ रहा है, सेल्स टैक्स के अंदर तो आ ही चुका है। सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है 18% से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे, फूड प्रोडक्ट पे, सोलर पे। इसी तरह इनकम टैक्स जो प्रपोज्ड है इक्वल रेट से, ये भी बात हुई मैंने इंडिविजुअल और उसकी की कि वो एक जो सैलरीड क्लास है वो और बिजनेस क्लास की जो इनकम हुई है वो ट्रीट होगी इंडिविजुअल इनकम और उस पर वही टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो इसमें लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो सैलरीड क्लास थी उसके अंदर स्लैब कम किए गए थे और उन लोगों के ऊपर जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए गए थे, तो उससे कलेक्शन एफबीआर की बढ़ गई थी। तो अब भी शायद इसी तरह होगा कि सैलरीड क्लास जो है उसको मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर को प्रपोज किया जा रहा है कि जी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और पेंशन जहाँ 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उस पर टैक्स लगाया जाए। गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉई पॉलिसी है उसके अंदर एक चेंज एक्सपेक्टेड है, वो है ये कि जी एक तो ये कि सैलरी की रेज़ की बात कर रहे हैं कि ठीक है 14% 15% तक रेज मिलना चाहिए। अभी दायरे प्रपोज ही है। रिटायरमेंट एज को बढ़ा रहे हैं, 2 साल या 3 साल बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि पेंशन हमारा एक मेजर एक्सपेंडिचर है। तो पेंशन के रिफॉर्म्स चूँकि सच अभी नहीं हो सके तो उन्होंने कहा रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दो ताकि पेंशन का बर्डन कम हो जाए। आईएमएफ से जो हमारा एक बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर उसने जो कंडीशंस रखी हुई हैं जो भी हमने कुछ डिस्कस भी की, सब्सिडी जो है विड्रॉल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1500 बिलियन की जो आईएमएफ ने कंडीशन रखी है, जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कहा टैक्स लगा दें, फूड पे, और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, गैस के रेट्स बढ़ेंगे। तो ये कंडीशन है आईएमएफ की और नए प्रोग्राम की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछला प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो ही गया है। तो पाकिस्तान को स्टिल ज़रूरत है कर्ज़ों की, या तो वो किसी और जगह, जैसे ब्रिक्स की बात हुई है हमारी कि उसमें या तो मेंबरशिप मिल जाती है, वहाँ से कोई लोन मिल जाता है कुछ और, लेकिन इस वक्त तक कोई सच कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई है। तो अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि आईएमएफ के पास एक नए प्रोग्राम के साथ जाया जाए। फिर इस तरह इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिफॉर्म्स के अंदर आ जाएँ तो इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के अंदर एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन है अभी तो बहरहाल 15% कह रहे हैं, 2% इम्प्रूव 2% हमारा ग्रोथ रेट है ये। तो इस तरह ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है इसके अंदर 15 से मेरा ख्याल है 18 से 20% का फ़र्क तो वैसे ही पड़ जाएगा जो इन दो चीज़ों के साथ। ये टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात है वो तो हो ही रही है कि एग्रीकल्चर पे लगाना और स्मगलिंग को कंट्रोल करना, इंपोर्ट पे, और इसी तरह इंटरमीडिएटरीज़ के ऊपर लगाना। फिजिकल डेफिसिट जो मैनेजमेंट है उसके अंदर मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू मैनेज फिजिकल एंड ट्रेड डेफिसिट सब्सिडी की बात है। डेथ मैनेजमेंट की बात है कि 9,700 बिलियन जो रिक्वायर्ड है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। तो ये सारा इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिफॉर्म्स की हेडिंग में मैंने इसको कंपाइल कर दिया था। और इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं कि करंट इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो आईएमएफ पैकेज इज़ करंटली जो है वो एडिशनल पॉइंट्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान उसको मटेरियलाइज कराए, और
स्टेबलाइज किया जाए किसी तरह से। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को, ह्यूमन कैपिटल को, इंडेक्स को बेहतर किया जाए। पॉलिसी रेट की हमने बात कर ली है। इसके अंदर मेन जो रेवेन्यू मेजर्स हैं वो अगर कंपाइल करूं तो जीएसटी की तरफ चेंज आएगा। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स होगा पेंशनर्स के ऊपर कि जिनकी पेंशन 1 लाख से ज़्यादा है उनके ऊपर भी टैक्स होगा। एग्जाम्पशंस जो हैं रिमूव हो सकती हैं फाटा और पाटा के ऊपर। टैक्स रेट और नॉन फाइलर के जो है वो इंक्रीज होगा। और पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो विड्रॉ होगी। इसी तरह पर्सनल इनकम जो रिफॉर्म्स है उसके अंदर जो टैक्स सैलरी क्लास और नॉन सैलरी क्लास को एक ही तरह ट्रीट किया जाएगा। टैक्स लगाया जाएगा रिटेलर पे, होलसेलर के ऊपर, और टैक्स लगाया जाएगा एफडी वगैरह सिगरेट्स के ऊपर, टोबैको के ऊपर यानी। और रिमूवल ऑफ एग्जाम्पशन ऑन इंक्रीज इन सेल टैक्स ऑन गुड्स मेंशन्ड इन शेड्यूल नंबर 5, 6 एंड 8 जो कि फार्मा, फूड और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। इसकी मैं डिटेल भी निकालूंगा लेकिन अभी मैं शेड्यूल्स बता देता हूँ 5, 6 और 8। इसको बहरहाल मैं कंपाइल करके पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। फिर वो जो मैं बात एक कह रहा था कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है उससे हमें गाइडलाइन मिलती है एक्चुअली। तो रेवेन्यू मेजर जो लिए हैं दूसरे मुल्कों ने, आईएमएफ के प्रोग्राम्स में भी थे जो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गिफ्ट पे टैक्स लगाया, वेल्थ ट्रांसफ़र टैक्स लगाया, इनहेरिटेंस पे टैक्स लगाया, रिमूवेबल ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस एंड रिड्यूस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स किया उन्होंने। और उन्होंने इम्पोज किया वेट ऑन नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स के ऊपर। स्ट्रीमलाइन किया उन्होंने अपने वेट के लॉज को, और उसके अंदर जो एग्जाम्पशंस थी वेट की उनको ख़त्म किया। एलिमिनेट किया उन्होंने एग्जाम्पशंस ऑन एसओईज के ऊपर। इसी तरह उन्होंने इन्वायरमेंटल सरचार्ज और मल्टीपल कार ओनरशिप्स के ऊपर टैक्स को इम्पोज किया। इंक्रीज किया उन्होंने टैक्स लैंड रजिस्ट्रेशन पे और फॉरेन ट्रैवल जो करते हैं वो अमंग अदर्स उस पर। तो ये वो रिफॉर्म्स हैं जो दूसरे मुल्क ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया, और ये सारे उनकी मैंने एग्जांपल दिया आपको जो आईएमएफ प्रोग्राम में थे। तो पाकिस्तान को भी इन चीज़ों को तरफ देखना चाहिए क्योंकि अभी हो ये रहा है प्रॉब्लम कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर प्रेशर है, और अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है टैक्स बढ़ाने की या टैक्स कलेक्ट करने की वो उसी में है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एफबीआर का कंट्रीब्यूशन खासा कम होता है क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब सेल्स टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो ग्रॉस पे आ जाता है, तो उसमें इतनी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इन्वॉल्व नहीं होती और कलेक्शन हो जाती है। उसमें टैक्स एवेजन के चांसेस ज़ाहिर कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो टैक्स पेयर खुद ही जमा करके दे रहा होता है, और डायरेक्ट टैक्स का 67% जो है विद होल्डिंग टैक्स है। तो अभी भी जो मैं देख रहा हूँ कि जो इनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि इन्हीं जगहों पर विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर या इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही फोकस है। तो एज सच एक तो ये कि बर्डन बिजनेस कम्युनिटी पे बढ़ेगा काम करने का, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वजह से ही बढ़ जाएगी क्योंकि उनको इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगी, और उनके ऊपर बर्डन वैसे भी आएगा, टैक्स के रेट की वजह से भी आएगा और काम की वजह से भी आएगा। तो ये एक थोड़ा सा मेरा इसमें कंसर्न था जो मैंने शेयर किया। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं लेकिन चूंकि वीडियो मेरे ख्याल लंबी हो रही है तब इसको नेक्स्ट वीडियो पे ले जाते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बजट एक्सपेक्टेड है 12 तारीख को अनाउंस होना। तो बजट के अंदर हमें देखना होगा कि हम जो सजेशन बेहतर से बेहतर दे सकते हैं वो दें। अब वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करे या ना करे, लेकिन हमें कम से कम ये होगा कि हमने अपनी राय दी। दूसरे ममालिक किस तरह हैंडल कर रहे हैं जो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर भी हैं वो भी, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, और क्या ऐसा रहेगा जो ईज़ ऑफ बिज़नेस को भी एकोमोडेट किया जाए और बिजनेस मैन को भी इनकरेज किया जाए, और कुछ इस तरह के स्टेप लिए जाएं कि जो असल इशू है इकॉनमी चलाने का वो तो ये है कि इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के यंग लोगों के लिए, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और जनरेट की जाए ताकि वो उनको उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया जा सके। तो इन चीज़ों पे बहरहाल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।